गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो दोस्तों हम बीएससी पार्ट थर्ड की क्लास के बारे में बात करेंगे। लास्ट लेक्चर पे अपन बीएससी पार्ट थर्ड में परमुटेशंस अपना चल रहा था। परमुटेशन के अंदर दोस्तों अपन ने देखा था कि एक थ्योरम देखा था, उसमें ये बताया था कि अगर n एलिमेंट्स हैं, n एलिमेंटों के ऊपर आप फैक्टोरियल n परमुटेशंस डिफाइन करते हो तो वो परमुटेशंस का जो सेट होता है वो एक ग्रुप बनाता है और उस ग्रुप को परमुटेशन ग्रुप या फिर सिमेट्रिक ग्रुप बोला जाता है। इसके अलावा दोस्तों लास्ट लेक्चर पे अपने साइकिल देखा था। साइकिल की परिभाषा क्या होती है, उसके अंदर फर्स्ट एलिमेंट है उसकी इमेज सेकंड होता है, सेकंड की थर्ड होता है। इसी प्रकार जो केवा एलिमेंट होता है उसकी इमेज फर्स्ट हो जाता है तो उसको के लंबाई का साइकिल बोला जाता है। और इसके अलावा साइकिल के अंदर ये भी देखा था अपन ने कि एलिमेंटों का एक्सचेंज किया जा सकता है, इससे साइक्लिक ऑर्डर बनाए रखते हुए अगर एलिमेंटों का एक्सचेंज करते हैं तो साइकिल के वैल्यू के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होती। और इसके अलावा अपन ने देखा था, हाँ, साइकिल का ऑर्डर देखा था कि अगर n लंबाई का साइकिल है तो उसका ऑर्डर n होता है। एक इनवर्स ऑफ साइकिल देखा था कि कोई भी अपना चक्रीय क्रमचय तो उसका इनवर्स क्या होता है कि चक्रीय क्रमचय के एलिमेंटों को अगर आप उल्टे क्रम में लिख देते हो, अगर आप चक्रीय क्रमचय के एलिमेंटों को उल्टे क्रम में लिख देते हो तो प्रतिलोम कहलाता है। अब उसके आगे देखेंगे दोस्तों अपन, तो एक तो है ट्रांसपोजिशन, इसको पाषाणकरण बोला जाता है। ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोजिशन इसको बोला जाता है पाषाणकरण। देखो, अगर दो लंबाई का साइकिल है, अगर कोई भी दो लंबाई का चक्रीय क्रमचय है तो उसको क्या कहेंगे, पाषाणकरण। किसी भी दो लंबाई के साइकिल या चक्रीय क्रमचय को, किसी भी दो लंबाई के साइकिल या चक्रीय क्रमचय को पाषाणकरण कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल बोले तो n बराबर 3 लो स्पेस क्या है, ये ट्रांसपोजिशन का एग्जांपल है, पाषाणकरण का एग्जांपल है दोस्तों। अब है एस यूनिट साइकिल, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। एस यूनिट चक्र और इंग्लिश में इसको बोला जाता है डिसोन साइकिल। क्या होता है एस यूनिट चक्र, देखना एक बार परिभाषा इसकी। यदि एफ में जी दो चक्र इस प्रकार होगी, यदि एफ और जी दो चक्र इस प्रकार होगी, देखो एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स है, अगर एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स है तो जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एक्स हो, एंड या अगर एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एक्स है तो जी ऑफ एक्स बराबर एक्स हो। अगर एफ जो साइकिल है उसमें एलिमेंट की इमेज सेम बन रही है तो फिर वो जी में नहीं बनेगी, और जी में बन रही है और एफ में नहीं बन रही है तो जी में बन रही है। इस प्रकार से अगर अपना परिभाषित होता है, मान लो एफ पर जी दो चक्र इस प्रकार की और फॉर एक्स काम में लेंगे अपन एस, तो मैंने बोला कि एफ और जी दो चक्र है वो इस प्रकार से कि एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स है तो जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एक्स, और एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू एक्स है तो जी ऑफ एक्स बराबर एक्स। तब एफ में जी क्या कहलाते हैं, ऐसे चक्र कहलाते हैं। एफ और जी होते हैं ऐसे चक्र कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल मान लो एफ तो है 135
S5 और जो G है वो है 2 4 S5 का। देखो देन F का G क्या है, F का G S एक चीज देखो, इसमें 1 की एलिमेंट 1 की इमेज आ रही है 3, 1 की इमेज कितनी आ रही है 3। अगर इसमें 1 की इमेज 3 आ रही है, इसका मतलब क्या है, 1 का इमेज 1 नहीं है तो फिर इसमें 1 की इमेज 1 है, इसमें 3 की इमेज 5 है, 3 की इमेज 3 नहीं है ना, 3 की इमेज 5 है तो फिर इसमें 3 की इमेज 3 कैसे देंगे। F को ये तो अपने साइकिल के रूप में लिख रहे हैं, इनको परमुटेशन के रूप में चेंज करो, 1 2 3 4 5, तो 1 की इमेज 3, 3 की इमेज 5 और 5 की इमेज 1 बचे 27। और जो G है 1 2 3 4 5, उसमें देखो 2 की 4, 4 की 2, 3 बचे 3। तो देखो अगर इसमें 1 की इमेज 3 है, अगर इसमें 1 की इमेज 1 नहीं है तो इसमें है 1 की इमेज 1। और अगर देखो ऐसा ही है ना, अगर इसमें x की इमेज x नहीं है तो G के अंदर है, और F के अंदर x की इमेज x है, मतलब जैसे F में 2 की इमेज 2 है तो फिर इसमें भी। इस प्रकार का जो कहलाता है वो क्या कहलाता है अपना एसिमिक चक्र। या फिर दोस्तों आप ये देख लेना कि इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर इनको एक पंक्ति के रूप में लिखे जैसे 1 3 5 2 4, तो इसमें कोई एलिमेंट कॉमन है क्या, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इस प्रकार का जो अपना चक्र कहलाता है उसको क्या कहा जाता है, डिसजॉइंट चक्र। तो आप इस परिभाषा को उतारो। तो ये हो गया एसिमिक। अगर ये आता है तो ठीक है, वरना यहाँ देख लिया 1 2 3, इसके एलिमेंट और इसका कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, इस चक्र का कोई भी एलिमेंट और इस चक्र का कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो एसिमिक चक्र कहलाते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है, एक बार इसको राइट डाउन कर दो फिर अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है, सम तथा विषम क्रमचय इवन एंड ओड परमुटेशन। ये डेफिनेशन है क्या है, इवन एंड ओड इवन एंड ओड परमुटेशन। हिंदी में बोले तो सम तथा विषम क्रमचय। क्या होता है दोस्तों, अगर मान लो कि कोई भी अपने को चक्र दे रखा है, उस चक्र को आप ट्रांसपोजिशन के रूप में तोड़ो। अगर आपको कोई भी चक्र दे रखा है तो उसको पक्षांतरण के रूप में तोड़ो, फिर आप पक्षांतरण की संख्या काउंट करो, आप पक्षांतरण की संख्या क्या करो, काउंट करो। अगर पक्षांतरण की संख्या समान है तो समक्रमचय वरना विषम क्रमचय। तो एक भाषा में किसी चक्रीय क्रमचय या चक्र को, किसी चक्रीय क्रमचय या चक्र को पक्षांतरण के गुणन के रूप में, इसी चक्रीय क्रमचय चक्र को पक्षांतरण के गुणन के रूप में व्यक्त करने पर यदि पक्षांतरण मतलब ट्रांसपोजिशन क्या होता है, दो लंबाई का चक्र। तो यदि पक्षांतरणों की संख्या
सम हो तो वह समक्रमचय कहलाता है। तथा यदि पक्षांतरों की संख्या विषम हो तो वह विषम क्रमचय कहलाता है। जैसे एक एग्जाम्पल है, अपने को दे रखा है, अपने बुक पर है वो ले लेते हैं कि एग्जाम्पल अपने को दे रखा है रो बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 224 2 3 4 516 5 3 6 7 9 8 याद करो कि एक क्रमचय संख्या आपका विषम एक प्रकार याद करो कि यह क्रमचय सम है या विषम। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने को दे रखा है परमुटेशन। पहले तो इसको साइकिल के रूप में चेंज करो, तो मैं लिखूंगा रो बराबर पहले लिखूंगा 1 की इमेज 2 तो अगला आएगा 2, ठीक है। 2 की 3 तो 2 के बाद में आएगा 3, 3 की 4 तो 4 आएगा, फिर 4 की 5 तो 4 के बाद में 5 आएगा, और 5 की 1 तो फिर 1 का देखो 1 की 2, 2 की 3, 3 की 4, 4 की 5 और 5 की 1 है, तो यहाँ पे फिट बंद कर दो। बचेगा 66, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 77। अगर जैसे 66 77 है तो इनको तो लिखते नहीं है। अब बचाएगा 8 और 9, 8 की 9 और 9 की 8, ठीक है। और इनको लिखने की जरूरत नहीं है, 6 और 7 जो आइडेंटिटी वाला होता है उसको नहीं लिखेंगे। ये हो गया। तो देखो दोस्तों, ये तो है एक पक्षांतर है, तो लंबाई का चक्र है। अब इसको भी तोड़ना है, तो इसको कैसे तोड़ा जाता है? पहला और अंतिम को लिया 1 5, फिर पहले को फिक्स, फिर इसको 1 5 1 4, ऐसे 1 3 1 2, कैसे पहले को फिक्स, फिर उल्टा यहाँ से चला दो, इसको तोड़ रहे हैं। ये 5 लंबाई का चक्र है, इसको पक्षांतर में तोड़ रहे हैं। 1 5 1 4 1 3 1 2 लिख दिया, तो ये 8 में से। अब बताओ पक्षांतरण कितने बने टोटल? 1 2 3 4 5 पक्षांतरण बने। तो पक्षांतरणों की संख्या विषम है, तो अपना जो क्रमचय कहलाएगा वो विषम क्रमचय कहलाएगा, क्योंकि पक्षांतरणों की संख्या क्या लिखो? विषम है। अतः रो 1 क्या है? ये एक विषम क्रमचय है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अच्छा, कुछ नोट पॉइंट है। नोट पॉइंट ये इवन और ओड परमुटेशन से संबंधित नोट पॉइंट है, तो एक बार इसको राइट डाउन करो, फिर अपन नोट पॉइंटों के ऊपर डिस्कस करेंगे। नोट पॉइंट में क्या लिख सकता हूँ?
देखो अगर एक पक्षांतरण हो, केवल सिंगल पक्षांतरण हो, जैसे मान लो ऐसे, जैसे मान लो ये सिंगल पक्षांतरण है, तो ये हमेशा क्या होता है, विषम क्रम से होता है। तो जो सिंगल पक्षांतरण होता है वो विषम क्रम से होता है। नोट पॉइंट पहला, एक पक्षांतरण सदैव विषम क्रम से होता है। एक पक्षांतरण होता है वो सदैव क्या होता है, विषम क्रम से होता है। दूसरा नोट कि तत्सम क्रम से होता है वो सदैव एक समक्रम से होता है। तत्सम क्रम से सदैव, तत्सम क्रम से सदैव समक्रम से होता है। तत्सम क्रम से सदैव समक्रम से होता है। ये दूसरा नोट पॉइंट है। तीसरा नोट पॉइंट है कि अगर आप दो समक्रम चले गए तो उनका गुणा ही सदैव समक्रम से होता है। दो समक्रमों का गुणा सदैव समक्रम से होता है। दो समक्रमों का गुणन सदैव समक्रम से होता है। अगला नोट पॉइंट है कि दो विषम क्रमों का गुणन है वो भी समक्रम से होता है। दो विषम क्रमों का गुणन भी सदैव एक समक्रम से होता है। तो पक्षांतरण होता है वो समक्रम से होता है, तत्सम क्रम से समक्रम से होता है, दो समक्रमों का गुणन समक्रम से होता है, दो विषम क्रमों का गुणन समक्रम से होता है, और एक विषम और एक समक्रम से हो तो गुणा होगा विषम। तो पांचवा है एक विषम तथा दूसरा समक्रम से हो तो इनका गुणन एक विषम और एक समक्रम से, तो इनका गुणन सदैव एक सम और एक विषम क्रम से हो तो इनका गुणन सदैव क्या होता है, विषम क्रम से। राइट डाउन करो दोस्तों इसको, और इन सब चीजों को याद रखना है। एक नोट पॉइंट हो बच गया, यदि किसी क्रमचय को असंयुक्त चक्रों के यदि किसी क्रमचय को असंयुक्त चक्रों के घन के रूप में व्यक्त किया जाए तो अगर मान लो कोई भी क्रमचय दे रखा है उसको असंयुक्त चक्रों के घन के रूप में व्यक्त किया जाए तो इन असंयुक्त चक्रों की लंबाइयों का एलसीएम की लंबाइयों का एलसीएम
लघुत्तम समापन। यदि किसी क्रमचय को ऐसे ही चक्रों के गुणन के रूप में व्यक्त किया जाए तो इन ऐसे ही चक्रों की लंबाई का एलसीएम उस क्रमचय के ऑर्डर को दर्शाता है। जैसे 6 है उसको एक एग्जांपल से मैं बताता हूँ। जैसे n बराबर मान लो 1 2 3 4 5, ये कोई अपना क्रमचय है तो इसको चक्र के रूप में लिखूंगा तो 1 की में 2 2 की 3 तो चक्र बन 4 की 5। अब बताओ इसको मैंने ये जो क्रमचय था उसको चक्र के रूप में लिखूं और ये चक्र के ऐसे चक्र हैं इसमें और इसमें कोई एलिमेंट कॉमन है क्या? कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसका मतलब ऐसे ही चक्र है। इसलिए ऑर्डर ऑफ एफ का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा? एलसीएम लेना है इस चक्र की लंबाई, तो इस चक्र की लंबाई 3 और इस चक्र की लंबाई 2 कुल मिला के 6। तो इनका जो एलसीएम होगा वो 6 हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि अगर किसी क्रमचय को ऐसे ही चक्रों के गुणन के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, ये क्रमचय उसको ऐसे ही चक्रों के गुणन के रूप में व्यक्त कर रहे हैं तो इनकी लंबाई का जो एलसीएम होता है वो आपके दिए गए क्रमचय का क्या कहलाता है? ऑर्डर कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इसको डाउन करो फिर और आगे चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे हम इसके। जैसे एग्जांपल मैंने बहुत बार आया हुआ है अपनी आर्यों में लिख रखा है 1 2 3 3 संकेतों पर सारी क्रमचय लिखो संक्रिया सारणी बनाओ, यही है ना? चलो करते हैं इसको। 18 1900 क्या है? मान लो एस में 1 2 3 और समस्त क्रमचय लिखी हुई संक्रिया सारणी बनाई। सॉल्यूशन के ऊपर चलिए अगर तो दोस्तों इसके सॉल्यूशन के ऊपर चले तो मैं ये दूंगा क्योंकि परिमित समुच्चय एस में कितने अवयव? 3 अवयव। अतः एस पर परिभाषित क्रमचयों की संख्या एस पर परिभाषित क्रमचयों की संख्या जो होगी 3 फैक्टोरियल बोले तो 6। तो एस पर 6 क्रमचय परिभाषित होंगे। अब दोस्तों 6 क्रमचय कौन कौन से होंगे? देखो नाम दे देते हो अल्फा 1 2 3 अल्फा 1 2 3 एक तो तत्समक होगा ही वो
फिर अल्फा 3 1 2 3, अल्फा 4 1 2 3, अल्फा 5 1 2 3, अल्फा 6। तो देखो एक बार तो 1 की इमेज 1 फिक्स किया तो ठीक है, इनको एक्सटेंड कर लो। 1 की इमेज 1 फिक्स करने से 2 बन गई। अब 1 की इमेज 2 फिक्स करो, तो 2 फिक्स करो तो इसको एक बार 3 1 लिख दो और यहाँ पर 2 फिक्स करो तो 1 3 लिख दो। तो देखो 2 बन गई। 1 की इमेज 1 फिक्स करने से 2 बनी, 1 की इमेज 2 फिक्स करने से 2 बनी, 1 की इमेज 3 फिक्स करो तो इनको 1 2 लिख दो, इसको 2 लिख दो। तो ये टोटल 6 क्रमचय बनेंगे। तो इन क्रमचयों का समुच्चय इस क्रमचयों का समुच्चय को S3 से दर्शाएंगे। तो S3 के अंदर एलिमेंट बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे? अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5, अल्फा 6। तो इन क्रमचयों के समुच्चय को S3 से दर्शाएंगे क्योंकि तीन अंशांक को से मिलके आए हैं तो S3 हो गया और ये 6 एलिमेंट हो गए। तो S3 जो सेट बन रहा है उसके अंदर जो एलिमेंट है वो क्रमचय है। अपने को S3 को क्या सेट करना है? ग्रुप सेट करना है। हमें सक्रिय सारणी बनाते हुए S3 को क्या सिद्ध करना है? ग्रुप सिद्ध करना है। यहां तक राइट डाउन करो दोस्तों, इसके आगे आगे चलते हैं। ग्रुप सिद्ध करना है। अभी एक तरीके से अपन देखें तो एक फाइनाइट सेट है और फाइनाइट सेट को ग्रुप सिद्ध करने के लिए संक्रिय सारणी बनानी पड़ती है। देखो संक्रिय सारणी कैसे बनेगी? यहाँ तो लिखा जाएगा ओ को क्या बोला जाता है? संयुक्त फलन संक्रिया। अरे भाई अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5 अल्फा 6 ये सारे के सारे क्या है? क्रमचय। सारे के सारे क्रमचय। और क्रमचय क्या होता है? क्रमचय एक फलन होता है। सारे के सारे क्रमचय और क्रमचय फलन होता है और फलों के बीच में जो संक्रिया काम में आती है उसको बोला जाता है संयुक्त फलन संक्रिया। यहाँ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5 अल्फा 6 अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5 अल्फा 6। अल्फा 1 तो तत्सम क्रमचय है तो मैं लिखूं कि अल्फा 1 से क्या अल्फा 1 अल्फा 2 से क्या अल्फा 2 अल्फा 3। तो ये लाइन तो आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं अल्फा 2 को अल्फा 2 से गुणा कर लो। अल्फा 2 1 2 3 1 3 2 1 की इमेज 1 1 की 1 2 1 2 की 3 3 की 2 2 की 2 3 की 2 2 की 3 2 की 2। तो क्या है 1 2 3 अल्फा 1 है, यानी का मतलब यहाँ क्या लिखूंगा अल्फा 2 से क्या अल्फा 1। अब अल्फा 2 को करते हैं अल्फा 3 से। अल्फा 2 को क्या है 1 2 3 1 3। अल्फा 3 कहाँ है? ये रहा 1 2 3 और 2 3 1। देखो 1 की 2 2 की 3 1 की 3 2 की 3 3 की 2 2 की 3 की 1 1 की 1 1
ये कहाँ पे है, ये रहा, 1 की 2, 2 की 2, ये रहा, तो ये वाला अल्फा 6 क्या लिखूँ इसको, अल्फा 6। अब अल्फा 2 को अल्फा 4 से करते हैं, अल्फा 2 को अल्फा 4 से, अल्फा 2 कहाँ है, 1 2 3, 1 3 2, अल्फा 2, अल्फा 4, 1 2 3, 2 1 3, ये बनेगा 1 2 3, 1 की 2, 2 की 3, 2 की 1, 1 की 1, 3 की 3, 3 की 2, ये कहाँ पे है, ये रहा। अल्फा 2 को अल्फा 4 से करना था, अल्फा 2 1 2 3, तो अल्फा 4, ठीक है, सेम कैसे बन सकता है, 1 की 2, 2 की 3, तो 1 की 3, 2 की 3, 3 की 2, 2 की 2, 3 की 1, 1 की 1, अल्फा 2 1 2 3, 1 3 2, अल्फा 4 2 1 3, 1 की 2, 2 की 3, 1 की 3, फिर 2 की 1, 1 की 1, 2 की 1, 3 की 3, 3 की 2, 3 की 2, हाँ अगर वो है ना 300 ये चीज़ कहाँ है, ये देखिए अल्फा 5, अब अल्फा 2 को अल्फा 5 से करो, अल्फा 2 को अल्फा 5 से करो, तो अल्फा 2 को 1 2 3, 1 3 2, अल्फा 5 1 2 3, 3 2, देखो 1 की 3, 3 की 2, 2 की 1, 1 की 1, 3 की 2 और 2 की 3, ये कहाँ पे, ये अल्फा 4, ये अल्फा 4, तो बचा उसको क्या बोलते हैं, अल्फा। तो दोस्तों ये मैंने करके बताया है, ऐसे आप इस वाले टेबल को भी कर सकते हो आप, तो अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, अल्फा 3 को अल्फा 1 से करो, अल्फा 3 को अल्फा 2 से, अल्फा 3 को अल्फा 2 से, अल्फा 3 क्या है, 1 2 3 और 2 3 1, और अल्फा 2 है 1 2 3, 1 3 2, देखो 1 2 2, 1 की 1, 1 की 2, 2 की 3, 3 की 1, 3 की 2, 2 की 3, तो ये बना 2 1 3, 2 1 3 बोले तो अल्फा 4, तो ये बना अल्फा 4। अब अल्फा 3 से अल्फा 3 को अल्फा 3 से करो, तो आप कर लोगे इसको आगे मेरे हिसाब से, ये गुणा वगैरह। अल्फा 3 को अल्फा 3 से करो, एक और करके बता देता हूँ, अल्फा 3 कितना है, 1 2 3 और 2 3 1, 1 2 3, 2 3 1 2 3, 1 की 2, 2 की 3, 3, 2 की 3, 3 की 1, 3 की 1, 1 की 2, ये कहाँ है, ये हो गया अल्फा 5। ऐसे पूरी टेबल बना लीजिए आप, पूरी टेबल बनाने के बाद में क्या देखोगे कि सबसे पहले तो वही पूरी टेबल बनाने के लिए कोई फाइनाइट सेट है उसको ग्रुप बताने के लिए सबसे पहले टेबल बनाते हैं, टेबल बनाने के बाद में अपन ये करते हैं कि वो चार नियम लिखते हैं, उनमें पहला लिखेंगे अपन समर्था,
और ऐसे बताएंगे कि टेबल का कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो एस्ट्रिक एलिमेंट नहीं है, या फिर मैं ऐसे बोलूंगा टेबल का प्रत्येक एलिमेंट एस्ट्रिक एलिमेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संयुक्त फलन संक्रिया है वो क्या है कि द्विचर संक्रिया है, या फिर मैं बोलूंगा कि जो संयुक्त फलन संक्रिया है वो समवर्तता नियम की पालना करती है। दूसरा साहचर्य नाम, साहचर्य नाम दोस्तों को ये लिखेंगे कि एस्ट्रिक का प्रत्येक एलिमेंट है वो एक क्रमचय है, अर्थात एक ही आचरण फलन है, और फलन हमेशा साहचर्य नियम की पालना करते हैं, तो एस्ट्रिक का प्रत्येक एलिमेंट भी साहचर्य नियम की पालना करेगा। तीसरा लिखेंगे दोस्तों तत्समक अवयव का अस्तित्व, जिसको एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट बोला जाता है। तत्समक अवयव के अस्तित्व में अपन ये लिखेंगे कि स्पष्ट है कि जो अल्फा वाला है वो तत्समक अवयव है, क्योंकि अल्फा में अस्तित्व है, तत्समक क्रमचय है, तो तत्समक क्रमचय जो है वो तत्समक अवयव है, क्योंकि तत्समक क्रमचय को अल्फा 1 अल्फा 2 से करोगे तो अल्फा 2 आएगा, अल्फा 1 अल्फा 3 से करोगे तो अल्फा 3 आएगा, और प्रतिलोम अपन इस टेबल में देख के बता देंगे। तत्समक आ गया तो प्रतिलोम, जैसे देखो यहाँ अल्फा 1 तत्समक हो गया तो अल्फा 2 का प्रतिलोम क्या हुआ, अल्फा 2 का प्रतिलोम अल्फा 2 है। तो ऐसे देखिए अगर एक टेबल पूरी बन जाती है तो प्रतिलोम भी बता देगा। तो ये जो पहला एग्जांपल है आपको पढ़ना है, इस टेबल को पूरी करना और उसके बाद भी करना। ठीक है दोस्तों, इसको उतारो फिर अपन अगले एग्जांपल पे चलेंगे। इस टेबल को आपको पूरी करना है क्योंकि यहाँ थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसका मैंने ये आपके लिए छोड़ दिया है। फिर अपन इसके आगे चलते हैं, इसको राइट डाउन करो आप। एग्जाम्पल दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 4 आपने दे रखा है। क्या देख रहा है, यदि एफ में दे रखा है 1 2 3 4, 3 2 4, और जी दे रखा है 1 2 3 4 4 3 2। दो क्रमचय हैं तो एफ और जी और क्या एफ और जी अपने को दे रखे हैं जी एफ और जी, दो क्रमचय हैं दो, एफ और जी है जी और एफ क्या, अगर एफ और जी दो क्रमचय है तो एफ और जी और क्या। तो दोस्तों इसके सॉल्यूशन पार्ट पे अगर अपन चले, देखो एफ और जी, इसको लिखूंगा एफ जी। तो सबसे पहले तो एफ देखो, एफ क्या है 1 2 3 4 और 3 2 4 1, और जो जी है वो क्या है 1 2 3 4 और 4 1 2। ठीक है दोस्तों, अब गुणा एक तो शॉर्ट तरीका होता है गुणा करने का कि 1 की 4 4 की 1 है तो 1 की 1, वैसे देख लेते हैं, या फिर अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो फिर थोड़ा अगर बड़ा अपने को करना हो तो 3 2 4 1, जैसी ये लाइन है ऊपर वाली वैसे नीचे वाली बना 1 2 3 4। अब देखो 1 की 3 इमेज 2, 2 की 3 इमेज 3, 3 की 3 इमेज 4 और 4 की 3 इमेज 4, ये कैंसिल आउट। तो यहाँ से ऊपर तो बचाइएगा ना 2 3 4 1, और जो नीचे बचाइएगा ना 3 2 4 1। कहने का मतलब अगर इसको चक्र के रूप में 2 3 लिखूं, इसकी 77 इमेज है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो ऐसा ही हो गया। अब बात करते हैं अपन जी ओ एफ की, जिसको जी एफ लिखा जाता है। तो पहले तो जी लिखो, जी कितना है 1 2 3 4 4 1 2 3 4 1 2 3, ये तो जी हो गया। और जो एफ है वो है 1 2 3 4 3 2 4 1,
दोस्तों इसको अपन ये लिख सकते हैं, ऐसी पहली लाइन में वैसे ही फिगर बनाओ नीचे, 1 2 3 4, 4 1 2 3 और 1 2 3 4। देखो 1 की प्रीइमेज 4, 2 की प्रीइमेज 2, 3 की प्रीइमेज 1, 4 की प्रीइमेज 3। तो ऊपर वाले इसकी वाला कट गया, तो यहाँ जो बचा वो बचा 4 2 1 3, और ये क्या है 4 1 2 3। तो इस चीज को अपन ये लिख सकते हैं, ये तो सेम है, इनको लिखने की जरूरत है, तो इसको 1 लिख देते हैं। तो एफ ओ जी ओ जी ओ एफ निकाला और दिख रहा है कि एफ ओ जी ओ जी ओ एफ बराबर नहीं। तो दोस्तों एक एग्जांपल ये है, और इस एग्जांपल से भी अपने को ये पता लग रहा है कि जो अपने परम्यूटेशंस हैं वो कम्यूट नहीं करते हैं, परम्यूटेशंस का जो मल्टीपल होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। देख लो आप एफ ओ जी ओ जी ओ एफ निकालने से क्या बन गया है। तो दोस्तों राइट डाउन करो, इसके बाद में अपन नेक्स्ट एग्जांपल भी चलते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 5 है, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। इसको एग्जाम्पल नंबर 5, अपने को दे रखा है अगर सिग्मा बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 245 138 900 सिग्मा को पक्षांतर के वर्ग के रूप में व्यक्त करो तथा समग्र समक्रमचे की जांच करो। ठीक है, तब सिग्मा को पक्षांतरों के गुणन के रूप में व्यक्त करो तथा समग्र विषम क्रमचे की जांच करो। ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसके सॉल्यूशन पार्ट भी अगर आपको चाहिए तो देखो सिग्मा इक्वल, ये अपने को एक पक्षांतर दे रखा है, सॉरी ये अपने को एक क्रमचे दे रखा है। इस क्रमचे को अपन पहले साइकिल के रूप में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, देखो 1 से सॉल्व किया होगा 1 की इमेज 2, ठीक है, 2 की इमेज 4 4 की इमेज 1 पर दूसरा क्या 1 की इमेज 2 2 की इमेज 4 4 की इमेज 1 बंद हो गया। अब आगे 3 से सॉल्व करो, 3 की इमेज 5 5 की इमेज 3 वापस बंद कर, 3 की इमेज 5 और 5 की इमेज 3 तो बंद हो गया। अब वो देखो, और जैसे यहाँ से देखो 6 की इमेज 8 8 की इमेज 7 8 की इमेज 7 और 7 की इमेज 9 7 की इमेज 9 और 9 की इमेज 6 फिर से बंद हो गया। तो अपन ने क्या किया कि ये जो अपना क्रमचे दे रखा था अपन ने उसको साइकिल के रूप में लिख दिया। ठीक है, अब इसको पक्षांतरों के गुणन के रूप में कैसे लिखा जाता है, ये तो पक्षांतर है, इसके साथ कुछ नहीं करना है। सबसे पहले इसको देखो, पहला एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट ऐसे लिख दो, पहला एलिमेंट लास्ट एलिमेंट, फिर पहला एलिमेंट सेकंड लास्ट। तो इसके तो ये दो क्या बन गए, पक्षांतरण बन गए। ये अपना 3 लंबाई का क्या था, 3 लंबाई का ये अपना पक्षांतरण था, और इसके 2 ट्रांसपोजिशन बन गए। 3 लंबाई का अपना चक्र था ऐसे मान लो, तो उसके 2 पक्षांतरण बन गए। ठीक है, 3 5 इस वैसे कैसे। अब इसको देखो, ये 4 लंबाई का है, ये जो है वो 4 लंबाई का अपना पक्षांतर
अपना 4 लंबाई का क्रम है, इसको पक्षांतरण के रूप में लिखेंगे तो ये बनेगा 6 9 6 7 और 6 8। तो दोस्तों अपने को ये जो क्रमचय दिया था, ये जो क्रमचय दिया था उसको पक्षांतरण के रूप में अपन ने लिख दिया। अब अपन इनकी संख्या काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, इनकी संख्या एक इवन नंबर आ रही है। तो ये जो मैंने जो परम्यूटेशन दिया था वो एक इवन परम्यूटेशन था, तो अपन लिखेंगे यहाँ पक्षांतरणों की संख्या सम प्राप्त होती है अतः दिया गया क्रमचय सिग्मा ए ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। कुछ अपने एग्जाम्पल वगैरह बचे हुए वो क्वेश्चन सोल्यूशन और एक दो थ्योरम है उनको लेके अपन करते हैं। तो आई होप शायद नेक्स्ट लेक्चर में अपना खत्म हो जाएगा ये चैप्टर। तो तब तक आप इन क्वेश्चन को करना, आप इसके क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना, जो भी अनसोल्व क्वेश्चन है उन पर प्रैक्टिस करना और कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको डालना और इनको अपनी नोटबुक में नोट करना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप इनको पढ़ना। धन्यवाद।